नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में फलादेश करने से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करने वाले हैं। यानी अगर इन नियमों की जानकारी हमें होगी, यानी ये नियम अगर हमें ज्ञात होंगे तो कुंडली में हमें फलादेश करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इन पर विचार करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। फलादेश करने से संबंधित आज कुल 9 सूत्रों पर हम विचार करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुंडली में भाव क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमें भाव की जानकारी नहीं होगी, त्रिकोण भाव की जानकारी नहीं होगी या फिर त्रिक भाव की जानकारी नहीं होगी तो हम इन सूत्रों पर विचार नहीं कर पाएंगे, यानी हम आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कुंडली में भाव क्या है। ध्यान रखें, किसी भी कुंडली में भाव फिक्स होते हैं, यानी उनका स्थान निर्धारित होता है। ये वाला भाव, ये भाव है जो है आपका प्रथम भाव कहलाएगा। ठीक है, इसे तनु भाव भी कहा जाता है, यानी लग्न भाव कहलाता है। दूसरा वाला भाव, जहाँ पर मैंने 2 नंबर का अंक लिखा है, हालांकि यहाँ नंबर के अंक अलग अलग हो सकते हैं राशियों के अनुसार, लेकिन भाव फिक्स रहते हैं। दूसरा वाला भाव धन भाव कहलाता है, ये आपका पराक्रम भाव कहलाता है। चौथा वाला भाव सुख भाव, 5वां वाला भाव संतान भाव, ये रोग ऋण रिपु भाव कहलाता है आपका। ये आपका सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन का भाव कहलाता है। 8वां भाव जीवन मृत्यु का भाव यानी रंध्र भाव कहलाता है। ये आपका भाग्य भाव कहलाता है, जहाँ पर मैंने 9 नंबर का अंक लिखा है। ये आपका कर्म भाव, ये 11वें नंबर जहाँ पर मैंने 11 का अंक लिखा है, ये आपका एकादश भाव या लाभ भाव कहलाता है। और 12वां वाला भाव ये आपका व्यय भाव कहलाता है। आइए अब कुंडली में केंद्र क्या होते हैं इन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि हमें सूत्रों को समझने में आसानी होगी। आइए अब समझ लेते हैं कुंडली में केंद्र के घर क्या होते हैं। ध्यान रखें, कुंडली में पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वें भाव को ही केंद्र के घर कहा जाता है। आइए अब त्रिकोण भाव क्या होते हैं इन्हें समझते हैं। अब समझ लेते हैं कुंडली में त्रिकोण भाव क्या होते हैं। ध्यान रखें, किसी भी कुंडली में प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, यानी पहला, 5वां और 9वां, इन भावों को त्रिकोण भाव कहा जाता है। आइए अब समझ लेते हैं कुंडली में त्रिक भाव क्या होते हैं। ध्यान रखें, किसी भी कुंडली में छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन भावों को त्रिक भाव के नाम से जाना जाता है। फलादेश करने से संबंधित आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। कुंडली में त्रिकोण 5 और 9 के स्वामी सदा सुफल देते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। मेष लग्न की कुंडली में लग्न में 1 नंबर और पंचम भाव में 5 नंबर और नवम भाव में 9 नंबर का अंक लिखा होगा। अब अगर इस सूत्र पर विचार करें तो सूत्र हमसे बोल रहा है कि कुंडली में त्रिकोण में 5 और 9 के स्वामी सदा सुफल देते हैं, यानी पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी जहां पर भी बैठेगा वह हमें सुफल देगा। पंचम भाव का स्वामी, इसका मतलब ये है कि यहाँ सिंह राशि होगी और सिंह राशि का स्वामी ये सूर्य ग्रह होगा। ठीक है, नवम भाव की बात करें तो धनु राशि होगी, धनु राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो गुरु ग्रह होता है। यानी इस कुंडली में सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह जहां पर भी बैठेगा वो शुभ फल ये दोनों देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य ये है कि आपको ये देखना होगा कि इन दोनों की लग्न से मित्रता है या नहीं, पहली बात। दूसरी, आपको ये भी चेक करना होगा क्या ये कुंडली में दोनों कारक ग्रह हैं या नहीं। ठीक है, इन दोनों बातों पर विचार करने के पश्चात ही हम इस फलादेश के इस नियम पर विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इस लग्न की बात करें, मेष लग्न की कुंडली में मंगल जो है कारक ग्रह होता है। ठीक है, और मंगल की सूर्य से और गुरु से नैसर्गिक मित्रता होती है, यानी प्राकृतिक मित्रता होती है। तो सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह दोनों कारक ग्रह हुए। ठीक, और हाँ, इसके अलावा आपको एक बात पर और विचार करना होगा कि मंगल की सूर्य और गुरु से तात्कालिक मित्रता है अथवा नहीं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए अब अन्य नियम पर विचार करते हैं। फलादेश करने से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं देते, अशुभ ग्रह शुभ फल देने लग जाते हैं। फिर से सुनिए, केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं देते, अशुभ ग्रह शुभ फल देने लग जाते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। अब आप देख सकते हैं कि
पहले केंद्रीय भाव में 1 नंबर का अंक लिखा है और इसका मालिक ग्रह मंगल ग्रह हुआ। ठीक है, अब मंगल एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो सूत्र क्या बोल रहा है, केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं देते। ठीक, तो मंगल ग्रह जो है आपका शुभ ग्रह हुआ। अब अगर मंगल ग्रह केंद्र में ही बैठ जाए तो वो हमें ज़्यादा शुभ फल नहीं देगा इसके अनुसार। ठीक है, अगर केंद्र के स्वामी यानी यहाँ पर आप बात करिए 7वें नंबर पर, यानी सॉरी 7वें नंबर पर नहीं, 10वें नंबर की बात करते हैं हम। 10वें नंबर पर 10वें नंबर का जो स्वामी है वो आपका शनि ग्रह हुआ, यानी मकर राशि होगी, मकर राशि का स्वामी ये शनि ग्रह होगा। अब शनि ग्रह अगर मान लीजिए केवल 7वें स्थान को छोड़कर अगर और कहीं पर बैठ जाए तो ये शुभ फल हमें देने लग जाता है। यानी ग्रह अशुभ, लेकिन ये अगर केंद्र में कहीं पर भी बैठ जाए लेकिन 7वें भाव में नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप। तो 1, 4, 10 यानी कहीं पर भी बैठ जाए तो वो शुभ फल देने लग जाता है इस सूत्र के अनुसार। आइए अब अन्य नियम पर विचार करते हैं। फलादेश करने से संबंधित अगला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। 6, 8, 12 भावों के स्वामी जहां भी होंगे उन भावों या उन स्थानों की हानि करेंगे। फिर से सुनिए, 6, 8, 12 भावों के स्वामी जहां पर भी बैठेंगे उन स्थानों की हानि ही करेंगे। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर एक कुंडली बनाई हुई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, तो यहाँ 6ठे भाव का स्वामी बुध ग्रह हुआ और अष्टम भाव का स्वामी आपका मंगल ग्रह हुआ और 12वें भाव का स्वामी गुरु ग्रह हुआ। अब सूत्र ये बोल रहा है कि 6, 8, 12 भावों के स्वामी जहाँ पर भी होंगे उन स्थानों की हानि करेंगे। अब ये बुध जो है आपका 6ठे भाव का स्वामी ग्रह हुआ, स्वामी जो है बुध ग्रह हुआ, ये आपका केंद्र में आकर बैठ गया। ठीक, और अष्टम भाव का स्वामी मंगल ग्रह हुआ, ये आपका पराक्रम भाव में आकर बैठ गया और 12वें भाव का स्वामी गुरु ग्रह हुआ। हालांकि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है लेकिन ये आपका धन भाव में आकर बैठ गया। इस सूत्र पर अगर हम विचार करें तो इस सूत्र के अनुसार मंगल, बुध और गुरु यहाँ पर बैठे हुए इन भावों की या इन स्थानों की वो हानि करेंगे। ठीक है, आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। फलादेश करने से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से है। सूत्र है 6ठे स्थान का गुरु, 8वें स्थान का शनि एवं 10वें स्थान का मंगल बहुत शुभ होता है। फिर से सुनिए, 6ठे स्थान का गुरु, 8वें स्थान का शनि और 10वें स्थान का मंगल बहुत शुभ होता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। गुरु यानी 6ठे स्थान पर बैठ जाए, 6वें भाव में बैठ जाए और शनि 8वें स्थान पर बैठ जाए और मंगल जो है 10वें स्थान पर बैठ जाए, तो ऐसा गुरु, मंगल और शनि हमें लाभ ही देगा, लाभ ही कराएगा। इन्हीं फलादेश करने से संबंधित अगला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। केंद्र में शनि विशेषकर 7वें भाव में अशुभ होता है, यानी अशुभ फल देता है। अन्य केंद्र स्थान में अगर शनि बैठता है तो शुभ फल देता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला घर आपका 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये आपके केंद्र के घर हुए। अगर मान लीजिए शनि अगर 7वें भाव यानी यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो शनि जो है अशुभ फल देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए शनि पहले भाव में, चौथे भाव में और 10वें भाव में अगर आकर बैठा है तो ऐसा शनि हमें शुभ फल देता है। आइए अब अन्य नियम पर विचार करते हैं। फलादेश करने से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से है। दूसरे, 5वें और 7वें स्थान में अकेला गुरु हानि करता है। यानी अगर गुरु ग्रह दूसरे स्थान में आकर बैठ जाए या फिर आपका पंचम भाव में बैठ जाए या फिर 7वें स्थान में आकर बैठ जाए, लेकिन ध्यान रखें गुरु क्योंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ये हमेशा लाभ ही देता है प्राकृतिक रूप से, परंतु बात हो रही है अकेले गुरु की, यानी सिंगल हो, किसी अन्य ग्रह के साथ ना हो, किसी अन्य ग्रह की दृष्टि ना हो उस पर, तो ऐसा गुरु जो है हानि करता है, ऐसा ये नियम बताता है। हालांकि अन्य बातें विचारणी हैं, जैसे कि आपको देखना होगा कि गुरु ग्रह कारक ग्रह है अथवा नहीं, गुरु की लग्नेश से मित्रता है अथवा नहीं। इन बातों पर विचार करने के पश्चात ही किसी नतीजे या निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। आपको ये भी देखना होगा कि गुरु ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसके स्वामी की लग्नेश से मित्रता है या नहीं, या गुरु से मित्रता है या नहीं। इन बातों पर विचार करने के पश्चात ही किसी नियम पर हम पूरी तरीके से पहुंचेंगे। लेकिन नियम के ये नियम बोल रहा है वो यही है कि दूसरे, 5वें और 7वें स्थान में अकेला गुरु अगर आकर बैठता है तो वो नुकसान पहुंचाता है। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। फलादेश करने से संबंधित अगला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। 11वें स्थान में सभी ग्रह शुभ फलदायक हो जाते हैं, परंतु केतु विशेष लाभकारी हो जाता है। फिर से सुनिए, 11वें स्थान में सभी ग्रह शुभ फलदायक हो जाते हैं,
परंतु केतु जो है 11वें भाव में विशेष लाभदायक हो जाता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी ग्रह हो 11वें स्थान में अगर आप बैठ जाता है तो वो शुभ फल देता है, जैसा हमने ऑलरेडी पहले कई बार इस सूत्र पर विचार कर चुके हैं। लेकिन अगर केतु मान लीजिए बैठ जाता है तो केतु के शुभ फलों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। अब कई लोगों का प्रश्न हो सकता है कि किस प्रकार के फल देगा, तो इन फलादेशों पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन जो भी इसके फल आपको मिलेंगे वो अति विशेष फल मिलेंगे, यानी काफ़ी शुभ होगा ये। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। आदेश करने से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से है, जिस ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है वह शुभ फल देने लग जाता है। फिर से सुनिए, जिस ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है वह शुभ फल देने लग जाता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है, और 11वें भाव में राहु आकर बैठ गया। अब राहु क्योंकि एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, ठीक है, पापी ग्रह है। अब यहाँ पर पंचम भाव में गुरु ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है। अब गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि जो है 11वें भाव पर होगी, यानी गुरु ग्रह राहु को देखेगा। ऐसी स्थिति में होगा ये कि ये राहु जो है वो हमें शुभ फल प्रदाता बन जाएगा। यानी कोई भी अशुभ ग्रह कुंडली में आपका है और उस पर अगर किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो वो शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। फलादेश करने से संबंधित आज का हमारा अगला सूत्र इस प्रकार से है, यदि 3, 6 और 11 भावों के स्वामी पापक ग्रह हो तो वृद्धि करेंगे और शुभ ग्रह हो तो नुकसान करेंगे। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।